नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। कभी सोचा है कि एक पूरे राज्य को एक जिगसॉ पजल की तरह कैसे जोड़ा जा सकता है? आज हम मध्य प्रदेश के बनने की वही कहानी समझेंगे जो कई बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर बना था। तो चलिए सीधे चलते हैं 1947 में। आजादी तो मिल गई लेकिन पीछे छूट गई एक बहुत ही उलझी हुई पहेली। आज जो हम मध्य प्रदेश का नक्शा देखते हैं वो उस वक्त दर्जनों छोटे बड़े बिखरे हुए टुकड़ों में बटा हुआ था। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एकदम इसकी जड़ों तक। मतलब ब्रिटिश राज के उस दौर में जब इस इलाके का नक्शा बार बार बदला गया और ये सारे टुकड़े असल में बने। देखिए, 100-125 साल के अंदर ही मध्य भारत का नक्शा पूरी तरह बदल चुका था। जैसा कि इस टाइमलाइन में दिख रहा है, कहानी शुरू होती है मराठों से और फिर 1818 के बाद अंग्रेज आते हैं। धीरे धीरे वो एक एक करके इलाके अपने कब्जे में लेते हैं और 1861 तक सेंट्रल प्रोविंसेस बना देते हैं। मतलब उन्होंने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम तैयार कर दिया था। अब यहाँ एक मजेदार बात यह है कि अंग्रेजों का राज करने का तरीका भी हर जगह एक जैसा नहीं था। उन्होंने दो अलग अलग सिस्टम बनाए। एक तो वो इलाके थे जिन पर उनका सीधा कंट्रोल था, जिसे हम डायरेक्ट रूल कहते हैं, और दूसरे थे रजवाड़े, मतलब रियासतें, जहां राजा तो हिंदुस्तानी थे लेकिन उनकी लगाम अंग्रेजों के ही हाथ में थी। चलिए अब वापस आते हैं 1947 में। आजादी का जश्न अपनी जगह था, लेकिन भारतीय नेताओं के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती मुंह बाई खड़ी थी। अंग्रेजों की इस बिखरी हुई विरासत को जोड़कर एक मजबूत देश बनाना था। और ये चुनौती कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए। मध्य भारत में एक दो नहीं, पूरे 79 अलग अलग रजवाड़े थे। इन सबको एक साथ भारत में शामिल करना वाकई में कोई बच्चों का खेल नहीं था। तो इसका हल क्या निकला? एक कमाल का एडमिनिस्ट्रेटिव आइडिया, एक 3 स्टेप फॉर्मूला बनाया गया। मतलब हर इलाके को उसके साइज और ब्रिटिश राज के वक्त की उसकी हैसियत के हिसाब से पार्ट ए, बी या सी में बांट दिया गया। और इसका नतीजा देखिए इस टेबल में कितना साफ है। पार्ट ए में वो सारे इलाके आ गए जहां अंग्रेजों का सीधा राज था। पार्ट बी बना बड़ी बड़ी रियासतों जैसे ग्वालियर और इंदौर को मिलाकर। और पार्ट सी में बाकी की सारी छोटी छोटी रियासतों को एक साथ ग्रुप कर दिया गया। तो इस तरह से कुल 78 रियासतों को इन 3 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स में फिट कर दिया गया। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, सबसे ज्यादा यानी 38 रियासतें पार्ट सी का हिस्सा बनी, फिर आई 25 पार्ट बी में और 15 पार्ट ए में। लेकिन एक रियासत अभी भी इस पहेली से बाहर थी। जी हाँ, पहेली का एक बहुत ही जरूरी टुकड़ा था जो अपनी जगह पर फिट होने को तैयार ही नहीं था। और इसकी वजह से नए देश के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा टेंशन खड़ा हो गया था। ये टुकड़ा था भोपाल। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान ने साफ कह दिया कि वो भारत में शामिल नहीं होंगे। उनका प्लान तो भोपाल को एक आजाद मुल्क बनाने का था। कुछ लोग तो इसे उस वक्त भारत के दिल में एक और पाकिस्तान बनाने की कोशिश की तरह देख रहे थे। लेकिन भोपाल की जनता कुछ और ही चाहती थी। वो भारत के साथ रहना चाहती थी। विलय के लिए एक बड़ा जन आंदोलन शुरू हो गया जिसे प्रजामंडल आंदोलन कहा गया। इसके एक बड़े नेता थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। पर नवाब ने इस आंदोलन को बड़ी बेरहमी से कुचलने की कोशिश की और डॉक्टर शर्मा समेत कई नेताओं को जेल में डाल दिया। बात तब और बिगड़ गई जब 14 जनवरी 1949 को नवाब की पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चला दी। इस घटना को भोपाल का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। इसके बाद भारत सरकार पर एक्शन लेने का दबाव बहुत बढ़ गया और आखिरकार नवाब को झुकना पड़ा और विलय के समझौते पर दस्तखत करने पड़े। और बस भोपाल के मिलते ही वो आखिरी टुकड़ा भी अपनी जगह पर फिट हो गया। 1947 में जो नक्शा पूरी तरह से बिखरा हुआ था, अब वो एक साथ जुड़कर मध्य भारत के रूप में तैयार था। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये जो पार्ट ए, बी और सी का सिस्टम बना था, ये तो बस एक टेम्परेरी इंतजाम था। असली मध्य प्रदेश का जन्म तो अभी होना बाकी था, जिसके लिए कुछ साल बाद देश में एक और बहुत बड़ा पुनर्गठन हुआ